वेलकम बैक। ये मेरा नेक्स्ट क्लास है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि स्फेरिकल मिरर के दो हिस्से होते हैं। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, नॉट ए सर्कुलर। पहला क्वेश्चन तो यहाँ यहीं से बनता है कि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि यह कनकेव और कन्वेक्स मिरर ये सर्कुलर मिरर के पार्ट होते हैं या स्फेरिकल मिरर के। क्योंकि ये बोर्ड पे बना हुआ है सर्कल जैसा दिखता है तो बच्चे बोल देते हैं सर्कुलर। पर बच्चों आप कंफ्यूज मत करना, दिस इज़ नॉट ए सर्कुलर, दिस इज़ ए स्फेरिकल। ये स्फेरिकल पार्ट का हिस्सा होता है। स्फेरिकल कहने का मतलब होता है एक बॉल, ट्रांसपेरेंट हॉलो बॉल, खोखली गेंद, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उस ट्रांसपेरेंट बॉल को यदि हम ब्रेक कर दे, तोड़ दे, उसका एक हर एक टुकड़ा से हम मिरर बना सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ मिरर, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। उसका हर एक पार्ट, मैंने क्या कहा, कोई भी पार्ट जो है उससे हम दो मिरर बना सकते हैं। बस फ़र्क है क्या, बनाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको किसी एक हिस्से को कलर करना होगा। जब तक कलर नहीं करेंगे तब तक तो मिरर नहीं होगा, क्योंकि वो तब तक तो वह कांच कहा जाएगा, उसको ग्लास कहा जाएगा, क्योंकि रे आएगी और पार निकल जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको पेंट कर देते हैं। और ये पेंट किस चीज़ का होता है ये जान करके, ये सिल्वर की पेंटिंग होती है, सिल्वर एजी की कोटिंग होती है, सिल्वर पेंट होती है। इसको सिल्वर को पेंट कर, यदि बल्ज पार्ट को पेंट कर दिया जाए, बल्ज पार्ट को सॉरी इसको बल्ज पार्ट को यदि ये कर दिया जाए तो यह हमारा हो जाएगा कनकेव, ठीक है। और यदि इस पार्ट को, गड्ढे वाले पार्ट को यदि हम इसको पेंट कर दें तो यह हो जाएगा कन्वेक्स। तो बच्चों एक चीज़ को आप ध्यान रखना कि बच्चे कनकेव और कन्वेक्स में कंफ्यूज करते हैं। व्हाट इज़, कौन सा मिरर कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा कनकेव होता है और कौन सा कन्वेक्स मिरर होता है। जैसा कि नाम में ही इसका है छुपा हुआ केव। केव का अर्थ होता है गड्ढा, गुफा, है ना। क्या होता है, गुफा। तो देखो यह क्या है, यह है गुफा, इसका यह गुफा। क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे तो ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, इधर ही तो रखेंगे, इस तरफ ही रखेंगे, क्योंकि इधर तो हमने पेंट कर दिया। तो जब आपका ऑब्जेक्ट गड्ढे में चला जाए तो समझ जाओ क्या हो जाएगा, वो कनकेव, और ठीक उसका जस्ट रिवर्स कन्वेक्स। तो आपको ये याद रखना है, इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। ये कौन सा कनकेव होगा, कौन सा कन्वेक्स होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कनकेव कौन सा होता है, कन्वेक्स कौन सा होता है। कोई बात नहीं, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर हम एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि आपको समझना होगा, पकड़ना होगा कौन सा कनकेव मिरर है, कौन सा कन्वेक्स मिरर होगा। यदि मैं आपको कहूँ कुछ, मैं आपको डायग्राम खींच देता हूँ और आपको बताना है कि कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि यह कौन सा है मिरर, तो आपको तुरंत बताना होगा कि अच्छा ये तो इधर साइड पेंट हो गया हमारा, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को हमको तो इधर ही रखना होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट गड्ढे में जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड कनकेव, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अच्छा इधर हमने पेंट कर दिया तो ऑब्जेक्ट को तो हमको इधर रखना होगा, पर ये गड्ढे में नहीं है, तो दैट मीन्स ये कौन सा होगा, कन्वेक्स। बस नाम से ही पकड़ लेना है, केव का अर्थ होता है गड्ढा। अब इसको देखो, इसको देख के बताओ ये कौन सा मिरर है, ठीक है। जैसे इसको देखोगे सोचेगा अच्छा सर ने बताया ये क्या है, अच्छा इसको ऑब्जेक्ट इधर तो हमने पेंट कर दिया तो ऑब्जेक्ट को हमें इधर रखना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर रखेंगे तो ये कौन सा हिस्सा, गड्ढे में है, तो यह हो गया हमारा कनकेव, क्योंकि गड्ढे में जो होगा उसका नाम ही होता है कनकेव। अब इसको देख करके बताओ, हमने इसको पेंट कर दिया तो ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, इधर, तो दूसरी तरफ चला गया, गड्ढे की दूसरी तरफ, तो ये कन्वेक्स हो गया। इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं कि कौन सा मिरर कनकेव होता है और कौन सा कन्वेक्स मिरर होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, घुमा देते हैं, फिगर को इस तरह से कोई टेढ़ा कर दिया, घुमा दिया, जो बुक्स में फिगर बनी है उसी फिगर्स को मानते हैं, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया तो कनकेव को कन्वेक्स, कन्वेक्स को कनकेव। बस सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया कि कनकेव को पकड़ने का। कनकेव का अर्थ होता है गड्ढा, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट गड्ढे में चला जाए तो समझ जाओ कनकेव, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है,
ठीक है। कनकेव और कन्वेक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो इधर मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ कनकेव मिरर, और इधर लिख रहा हूँ मैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, चलो कनकेव मिरर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात ये, अभी ये कोई सा भी मिरर नहीं, अभी इसको देखकर पूछा जाए कौन सा मिरर है, कहना है कोई सा, सर अभी तो ग्लास है ये, अभी आपको पेंट करना होगा, ठीक है। तो चलो मैं बल्ज पार्ट को पेंट कर देता हूँ, इसको इस तरह से मैंने एजी से सिल्वर कोटिंग कर दी इसको। अब हमें ऑब्जेक्ट को गड्ढे में रखना होगा इस तरह से। दिस इज़ कॉल्ड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, कनकेव मिरर का जैसे सभी बच्चे के एक या एक से ज़्यादा नाम होते हैं, उसी तरह से कनकेव का भी कोई एक एक्स्ट्रा नाम है जो कि इसके काम पे नाम पड़ा है। क्या, कैसे, देखो क्या करता है यह मिरर कि यह पैरेलल रे, पैरेलल रे किसे कहते हैं, यह जो लाइन जो होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पोल से होकर के जाती है, ठीक है ना। मैं इसकी आगे चर्चा करूंगा अभी डिटेल्स में, अभी समझ लो कि यह जो लाइन जो होती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यह एक्स एक्स टेस्ट लाइन जो है यह प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि पोल से होकर, पोल क्या है, यह कनकेव मिरर का सेंटर वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, मिडिल वाला हिस्सा होता है यह चीज़। तो जब कोई पैरेलल रे इस तरह से ऐसे आ रही है, ठीक है ना, और इसको यह मोड़ दे, बेंड कर दे, तो इसका नाम पड़ता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम पड़ा इसका, कन्वर्जिंग मिरर। पहला डिफरेंस तो आपने यह देखा कि इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर होगा। ठीक इसी तरह से इसमें मैं आपको बताऊं इस तरह से, ठीक है, इस वाले हिस्से को हमने इसको पेंट कर दिया इस वाले से। ऑब्जेक्ट को हम किधर रखेंगे, इधर, ठीक। तो अब यह क्या करता है, यह भी यहाँ से जब लाइट चलेगी ऐसे तो क्या होगा, इस पर स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, इसको ऐसे कर देगी, मोड़ देगी, इस तरह से डाइवर्ज कर देगी। यदि दूसरी लाइट को हम इस तरह से जूम करें, इस तरह से डाइवर्ज कर देगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसको डाइवर्ज कर दे, ठीक है, जब इसको डाइवर्ज कर दे, जब इसको डाइवर्ज कर दे इस तरह से लाइट को, देखो इस तरह से, इस तरह से। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि जब कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से होकर के जाती है तो वह डाइवर्ज नहीं करती है बच्चों, ठीक है, कि यह प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी लाइट पास करती है तो वो डाइवर्ज नहीं करती। मैं इसकी चर्चा आगे करूँगा, जब रे डायग्राम बताऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि कैसे यह होता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो हमने प्रिंसिपल एक्सिस से जो हमने यह लाइन को हमने क्रॉस कराया है, गुजारा, तो डायरेक्ट आर पार निकल गई, उसी तरह से इस तरह से आर पार निकल गई, ठीक है। तो यह, तो इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कहने का मतलब क्या होता है, यह किरणों को क्या करती है, फैला देती है। जैसे देखो इधर से गया लाइट को इधर ऐसे कर दिया, इधर से लाइट फैल गई, यह मोड़ता नहीं, फैला देता, इसलिए नाम इसका पड़ा है डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर और कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोकस के बारे में। इसके दो फोकस होते हैं, इसमें जो फोकस होता है इस फोकस को हम लोग बोलते हैं रियल फोकस, और इसमें जो फोकस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस, ठीक है। तो देखो कि यह जो जहाँ पे जब टकराने के बाद जहाँ से इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के गुजरती है उस बिंदु का नाम होता है फोकस, और इस फोकस का नाम होता है, हम लोग बोलते हैं रियल फोकस। रियल फोकस, यदि आपसे पूछेगा कि रियल फोकस किस में होता है, कनकेव में या कन्वेक्स में, तो आप बताओगे कनकेव में होता है रियल फोकस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें फोकस जो होता है इस तरफ होता है, अपोजिट साइड,
जिधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इधर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, ठीक है, या हम कह सकते हैं मिरर के अपोजिट साइड, तो इधर होता है। तो इस फोकस का हम लोग बोलते हैं इसको, यह जो होता है इस फोकस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस, यह जो फोकस कहलाता है वर्चुअल फोकस कहलाता है, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया, ये रियल फोकस होता है और यह वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है यह मिरर के अपोजिट साइड में इसका फोकस होता है, ठीक है ना, अपोजिट साइड ऑफ मिरर, इसीलिए। और इसमें क्या होता है, सेम साइड ऑफ मिरर, ठीक। तो आपको दिख गया। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक फैक्ट्स बताना चाह रहा हूँ, इसे आप लोग याद रखेंगे कि कनकेव मिरर के बारे में, कि आप लोगों को पता होगा कि ओलंपिक की मसाल जो जलाई जाती है, ओलंपिक की मसाल वो कैसे जलती है। ओलंपिक गेम्स का नाम तो सुना होगा, यूनान में एक बहुत ही फेमस गेम है, हर साल मतलब 4-5 साल के अंतराल पे यह गेम्स होता है, ठीक है, ओलंपिक गेम्स होता है। तो यह ओलंपिक गेम्स जब होता है तो उसको एक रिले बैटन होती है, एक मसाल होती है जिसको जलाया जाता है। उस मसाल को किसी माचिस या किसी हम लोग लाइटर से नहीं जलाते, वह जो जलाया जाता है वो कनकेव मिरर से। कैसे जलाया जाता है, होता क्या है कि इस तरह से बहुत बड़ा सा, इस तरह से यह कनकेव मिरर होता है, ठीक है। और हम लोगों ने यह पढ़ा, क्या पढ़ा, कि यहाँ से जब भी कोई पैरेलल लाइट जाएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, यहाँ से जब भी कोई लाइट जाएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। इधर से कभी कोई लाइट जाएगी तो फोकस से होकर के जाएगी, इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसी जगह पे जो है ना हम लोग क्या करते हैं, हमने कॉटन बॉल रख करके यहाँ पे हम लोग मसाल को रख देते हैं, और ये सन के रे की गर्मी से यह क्या होती है, मसाल जल जाती है। सोचो, तो यह मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखना कि यह जो मसाल जलाई जाती है यह कनकेव मिरर से ही जलता है, क्योंकि हमारे सन रे में इतनी गर्मी होती है कि मतलब ये सभी रे को यदि एक जगह यदि फोकस कर दिया जाए तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है, उसी एनर्जी से हीट जनरेट होता है, ठीक है। और इसी हीट से फायर जनरेट होता है, जब फायर जनरेट होता है तो इसमें कॉटन बॉल में आग लग जाती है और हमारा ही मसाल जल जाता है। ये कन्वेंशन है, आज तक कभी भी किसी दूसरे तरीक़ों से मसाल को नहीं जलाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको ने बताया कि यह कनकेव मिरर की यह खासियत होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसमें कनकेव समझ लिया, कन्वेक्स मिरर। अब इसके हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है, ठीक है ना। तो इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बताया कि यह ऑब्जेक्ट, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ठीक है, तो जब आपस में दो लाइनें आपस में कटती, ठीक है, अभी तो मैं देखो यहाँ से ऐसे जाएगी, जब आपस में दो रे आपस में कटेंगे तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वह जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। और इसके केस में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जो होगा वर्चुअल होगा, ठीक है। तो इसके केस में जो हमारा बनता है ऑब्जेक्ट रियल, एक्सेप्ट इन वन केस, एक केस में छोड़ करके। एक केस क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। एक केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, तब वहाँ पे जो है इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। और इसके केस में जो होता है, इसके केस में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसका इमेज जो होता है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है वह हमेशा ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अभी नहीं भी समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं,
हम इसको आगे अभी नेक्स्ट मैं इसको क्लियर करूँगा। वैसे मैंने इसको डिफरेंस के लिए मैंने इसे बता दिया। यदि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, तो हम लोग फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे। पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे, दिस इज़ कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस इज़ डाइवर्जिंग मिरर। सेकेंड डिफरेंस में हमने क्या लिखेंगे, इसमें रियल फोकस होता है, इसमें वर्चुअल फोकस होता है। तो रियल फोकस और वर्चुअल फोकस किसे कहते हैं, तो हम रियल फोकस को बताएंगे। रियल फोकस वैसा फोकस होता है जो मिरर के ही साइड में होता है। देखो जैसे मिरर है इसी के साइड में फोकस है, तो इसको हम लोग रियल फोकस बोलते हैं। और इसके केस में अपोजिट साइड में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्चुअल। ये दूसरा डिफरेंस हो। थर्ड डिफरेंस में इसके इमेज कैसे बनते हैं, तो इसमें बताएंगे कि इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, हमेशा ऑलवेज, में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके केस में एक्सेप्शन है, एक के केस में एक्सेप्शन है। इसमें जो है हमारा जो इमेज जो बनता है वो रियल बनता है। ठीक है, तो लेकिन एक के केस में जो हमारा वर्चुअल बनता है। ठीक है, अभी हम इसकी आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बस आपको ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है कि दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसमें रियल फोकस, इसमें वर्चुअल फोकस होता है, और इसमें जो होता है इमेज जो होता है रियल इमेज होता है। ठीक है, और इसमें जो इमेज होता है ऑब्जेक्ट का इमेज वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या है। कि सबसे पहले हम कुछ पार्ट्स के बारे में समझ लें। यह देखो, यह हमारा कनकेव मिरर है, और ये कनकेव मिरर का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और देखो यहाँ से होकर के लाइट जाती है, ऐसे होकर के लाइट जाती है, ऐसे इस तरह से निकलती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स डैश। सबको याद रखेंगे, एक्स एक्स डैश, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पी को क्या कहते हैं हम लोग, पोल कहते हैं। हिंदी में ध्रुव बोलते हैं इसको, कि यह जो है मिरर का ये बीच वाला हिस्सा होता है, इसे हम लोग पोल कहते हैं। और हम लोग डिस्टेंस पोल से ही मेज़र करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यह सी। व्हाट इज सी, सी इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने बताया था कि स्फेरिकल मिरर का ही, कनकेव मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर का ही हिस्सा होता है, कि यह स्फेयर होता है, उसका सेंटर ये होता है। इसी को हम लोग जब तोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो उसका भी सेंटर वही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, इसको सी से हम लोग लिखते हैं, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह हमारा सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यह एफ। सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ। दिस इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। ठीक, यह हो गया हमारा फोकल पॉइंट। अब मैं बताऊं कि अब क्या कहा जाता है इसमें, पी और सी के बीच के डिस्टेंस को, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। पी सी, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब टर्म है, याद रखना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और P से F, ये हो गया स्मॉल f, PF। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक, यह फोकल लेंथ हुआ। समझ में आई बात को। और एक चीज़ और हम लोगों को एक चीज़ अब देखना है कि जैसे मान लो कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस जगह पे, तो यहाँ से यहाँ
जैसे मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका नाम डाल देते हैं एम पॉइंट, ठीक है। एम पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हो, तो पी से लेकर के एम, पी एम है ना। तो पी एम जो कहा जाता है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल से, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि कहीं पे इसका कहीं इमेज कहीं पे बन रहा है, कहीं पे इमेज बन रहा है इस तरह से, कहीं इस तरह से कहीं भी इमेज बन रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, उसका नाम के डाल देते हैं, ठीक है। तो पी के, ठीक है। तो हमारा पी के जो हमारा जो कहेगा वो कहलाता है इमेज डिस्टेंस, इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है यह एक इमेजनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के और पोल से होकर के जो गुजरती है, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पी को पोल कहते हैं। पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। और सी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये मिरर का जो ये कर्वेचर है वो कहाँ है? वो यहाँ, सेंटर कहाँ? यहाँ, इसलिए इसका नाम पड़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है एफ, उसको हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं। पी से सी के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर यह पी और एफ, पी से एफ जो ये डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और दूसरी बात हमने बताया यहाँ पे कि पी से एम, जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी तो इमेज कहीं बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को कहीं रख रहे हैं, ठीक है, कहीं हमने रख लिया, जूम कर लिया, हमने यहाँ रख लिया ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कहा जाता है यू। और कहीं पे उसका इमेज बन रहा है, मान लिया यहाँ पे इमेज बन लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। तो पी से के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम में कुछ चीज़। मैंने आप लोगों को बताया एक चीज़ कि यह जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यह जो है फोकल पॉइंट है और ये पी है। पी से सी के बीच का डिस्टेंस आर होता है और इसके बीच का डिस्टेंस एफ होता है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि आर की डिस्टेंस ज़्यादा है और एफ की डिस्टेंस कम है। तो कितनी कम है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एफ, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला, इसी को दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एफ इक्वल टू आर बाई 2। एक छोटा सा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है कि यदि आपसे पूछ दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर, फाइंड एफ। एफ क्या होता है? मैंने आपको बताया एफ क्या, तो आपको तुरंत बताना एफ क्या होता है। तो बोलोगे सर एफ आप पूछ रहे हो, ठीक है, आर 20 सेंटीमीटर, एफ तो कम होगा, तो कम कितना कम होगा? आधी होगी, तो आधी कर देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक। यदि आपसे ऐसे पूछ दे कि यह एफ जो है 7.5 सेंटीमीटर है, तो आर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो से रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है एफ से, कितना ज़्यादा होता है? डबल होता है, तो डबल कर देंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक। कुछ बच्चे इसको फार्मूला से भी बनाते हैं, फार्मूला लिख करके ही बनाते हैं। यदि आपको दिया रहेगा इस तरह से क्वेश्चन कि यह जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू व्हाट? तो अप्लाई दिस फार्मूला, ये फार्मूला एफ इक्वल टू आर बाई 2। आर की वैल्यू कितनी है? 16, 2 से डिवाइड कर दो, 8 सेंटीमीटर, ठीक। यदि आपसे क्वेश्चन में यह पूछ दिया
कि एफ इजकल टू 7.5 सेंटीमीटर, तो आर क्या होगा, व्हाट इज़ आर, तो फॉर्मूला लगा दो आर के लिए, ये आर इजकल टू 2 मल्टीप्लाई एफ, 2 मल्टीप्लाई 7.5 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इसको, मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो यह स्फेरिकल मिरर में एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, एक या हाफ नंबर का। ठीक है, इसको समझ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे रे डायग्राम। रे डायग्राम, तो रे डायग्राम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के रूल्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले इस तरह से कोई है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, यदि आपको इस तरह से पेपर में इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन, और पूछा जाएगा आपसे कि आप इसको कंप्लीट करो, कि यह एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है, तो अब इसको कंप्लीट करना है इस रे डायग्राम को। तो जैसा कि हमने बताया बच्चों कि इसका क्या होता है, जब पैरेलल रे आती है तो जब बेंड करती है तो फोकस से होकर के जाती है, तो इसको हम लोग ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे, और यहाँ पे एफ लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक, यदि इस तरह से पूछ दे आपसे, या हमने क्या बताया कि इनफाइनाइट से जब कोई रे आ रही है, इनफाइनाइट से रे आ रही है तो फोकस से जा रही है, और जब कोई रे फोकस से होकर के जाएगी, जैसे मान लो कि यह ऐसे और यह फोकस है, इस तरह से ऐसे आ रही, तो कैसे जाएगी? ठीक, इसका वाइस वर्सा, इनफाइनाइट से जाएगी तो फोकस से होकर क्रॉस करेगी, यदि फोकस से जाएगी तो इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा, एक याद रखेंगे दूसरा हमें अब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से आने वाली रे फोकस पे मर्ज होती है। ठीक है, और यदि फोकस से आ रही है तो इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी। ठीक, इसका उल्टा उसी तरह से देखो, यही बात है इसमें बता रहे हैं कि यह फोकस से होकर के जा रही है तो यह क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट की ओर चले। इनफाइनाइट की मतलब यह इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के यह जो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इस तरह से। एक तो यह समझ में आया। ठीक, उसके बाद थर्ड में क्या है, एक इस तरह से ये चीज़ हमको पढ़ना है, ऐसे ऐसे मान लो कि ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाए ऐसे ऐसे, तो क्या होगी, ये बेंड होगी? नहीं, जब भी कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी तो वापस सेंटर ऑफ रिवर्स हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस, यह बेंड नहीं करती है लाइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट जैसे आई है उसी तरह से स्ट्राइक हो, फिर वापस उसी रास्ते से वह चली जाएगी। तो ये दूसरा आपने रे डायग्राम सीखा। उसके बाद थर्ड में हम लोगों को एक चीज़, फोर्थ में हम लोगों को यह चीज़ जानना है कि इस तरह से इस तरह से यदि कोई यहाँ पे यह पोल है, इस पोल पे स्ट्राइक कर रही, तब क्या होगा, तब ये लाइट इस तरह से ऐसे होकर के चली जाएगी। ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल जो होगा वह सेम होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यह θ1 है और यह θ2 है, तो θ1 इक्वल टू θ2। ये कैसे हम बता रहे हैं कि मैंने आपको पहले बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि सिंपल मिरर जो होता है, सिंपल मिरर, उसमें आई और आर की वैल्यू क्या होती है, बराबर। तो यह जब पोल से स्ट्राइक करती है ना, पोल से, तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि यह एक सिंपल मिरर की तरह यहाँ पे यह कनकेव मिरर हमारा बिहेव कर रहा है। ठीक है, कि बहुत बड़ा सा स्फेयर जो है, बहुत बड़ा सा स्फेयर को हम लोग उसके छोटे से हिस्से को हम लोग एक प्लेन कहा जा सकता है।
फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को यदि नहीं समझ में आ रहा होगा, यदि हमारा इतना बड़ा अर्थ है, इतना बड़ा गोल है, तो हम लोग अर्थ को गोल जैसा क्यों नहीं देख पाते, फ्लैट क्यों देखते हैं? इसलिए देख पाते हैं बच्चों कि वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बिग साइज है, उसके कंपैरिजन में देखा जाए कोई भी टुकड़ा, छोटा सा कोई टुकड़ा, तो वो क्या दिखाई पड़ता है हमें? एकदम प्लेन। यदि आप हवाई जहाज़ से कभी गए होगे प्लेन से, जब प्लेन जब ऊपर की तरफ उड़ता है तो आप देखना धीरे 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 तो आपकी पृथ्वी जो है ना गोल जैसी नज़र होती जाएगी। यदि आप प्लेन पे जब जाओगे तो आपको एहसास होगा, तब आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो वही बात है कि जब एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा जो है हिस्सा किसी एकदम छोटे से पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो उसको प्लेन मिरर की तरह उसको बिहेव कर, तब जब यह हो जाएगा तो जितने एंगल से ये स्ट्राइक करेगा उसी एंगल से ये वापस इस तरह से चला जाएगा, यानी कि θ1 और θ2 बराबर होगा। तो यह इतना रे डायग्राम आप लोगों को करना है। ठीक है, इस रे डायग्राम को हम लोग फिर से आपको खींच देते हैं। ठीक है, फिर से इसको खींच करके बता देते हैं कि हमने क्या समझाया है आपको, क्या हमने समझाया है। पहला में ये समझाया इस तरह से मैंने समझाया आपको कि इस तरह से कोई ऐसे रे चलेगी तो कहाँ से जाएगी, सीधा आपको बताना है सर फोकस से जाएगी। और यदि मैं आपसे कहूँ ठीक इसका उल्टा क्या होगा, यदि यह फोकस है, यदि फोकस से जाएगी तो कैसे होगी, पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। ठीक इसका उल्टा वाइस वर्सा, यह इसके उल्टा ये है, इसके उल्टा ये है। यह याद रखना है। एक यह याद रहेगा कि इनफाइनाइट से आती हुई रे कहाँ जाती है, फोकस पे, और फोकस से आती हुई रे इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर जाती है। पहला और दूसरा। तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, यह यदि मान लो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ठीक है, लाइट ऐसे गई, इस पे स्ट्राइक किया, इस पे लाइट स्ट्राइक हुआ तो वापस ऐसे ही लौट जाएगी, ऐसे, ये डेविएट नहीं करती है। चौथा हमने बताया ये इस तरीके से बताया कि जब कोई लाइट इस तरह से पोल पर स्ट्राइक करती है, पोल पे यहाँ पे स्ट्राइक करती है, तो हमने बताया था कि जहाँ पे स्ट्राइक करती है तो इस जगह का एक छोटा सा हिस्सा एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चला जाएगा। तो प्लेन मिरर में हमने तो बताया था इसके फर्स्ट क्लास में, इस तरह से कोई रे स्ट्राइक करती है तो ऐसे चली जाती है। और यहाँ पे हमने बताया था ये परपेंडिकुलर है, और ये एंगल जो फॉर्मेशन होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ हाई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर होता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही होगा कि यदि मैं इसको आई मानूंगा, इसको आर मानूंगा, तो एंगल ऑफ हाई इक्वल टू एंगल ऑफ आर कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इस रे डायग्राम को मैंने आपको समझाया है। अच्छे से आप लोग समझो इस रे डायग्राम को। नेक्स्ट क्लास में हम रे डायग्राम खींचना बताएंगे, और रे डायग्राम उसी समय आपको याद हो जाएगा। उसमें कुछ भी जो कंडीशन, जो क्वेश्चंस आते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, उसका इमेज कैसा होगा, उल्टा सीधा बड़ा छोटा, जो भी पूछता है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा, खुद बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा रे डायग्राम पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक क्लियर करो। ठीक है, रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।